हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, इसमें 500 से अधिक क्वेश्चंस हैं और बाकी जो है अगले पार्ट में होंगे। और इसी तरह अगला वीडियो मैं लाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें 1000 से अधिक क्वेश्चंस होंगे। और ये वीडियोस आपके लिए बेस्ट वीडियोस होंगे रिवीजन के लिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मुझे पता है कि आपसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक कर देते हो, लाइक परसेंटेज ठीक रहता है, लेकिन अभी मेरी वीडियोस ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो आप लोग थोड़ा शेयर कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो अपने यार दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो उनको शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 सेकेंड लगेगा, सब्सक्राइब का बटन आप दबा दीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेंगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है? तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है इरेटोस्थनीज को। नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये कहा गया था वारेनियस के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये कहा गया था कांट के द्वारा। फिर है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं पेशेल को। नेक्स्ट है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहते हैं? तो मानव भूगोल का संस्थापक कहते हैं कार्ल रिटर को। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम की खोज की थी। फिर है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति से संबंधित नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। अगला है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं। सबसे पहले जो है सबसे करीब बुध है और सबसे दूर कौन है? वरुण है। फिर है, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? तो आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा कौन है? बुध ग्रह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका जो होती हैं ये सौर मंडल का भाग नहीं होती है, सौर मंडल के बाहर होती हैं। फिर है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कब अधिकतम होता है? तो जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं उनका वेग अधिकतम कब होता है? जब वो सूर्य के समीप होते हैं। ठीक है, जब सूर्य के समीप होते हैं ग्रह तो उनका वेग क्या होता है? अधिकतम। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या है 89, 89। फिर है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत ये किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत ये है मंगल ग्रह पर। पार्थिव ग्रह कौन से हैं? तो पार्थिव ग्रह कौन से हैं? तो जो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, तो क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट से पहले जो ग्रह हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और ये कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और उस बेल्ट के बाद जो ग्रह हैं वो कहलाते हैं बाह्य ग्रह। वो कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से 2 ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज कौन से ग्रह घूमते हैं? तो शुक्र और अरुण ये 2 ग्रह हैं जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। फिर अगला है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये खोज की गई थी कॉपरनिकस के द्वारा। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहते हैं मध्य भाग को, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर। और जो केंद्र वाला भाग होता है उसको कोर कहते हैं। और सबसे ऊपर जो परिधि के पास वाला क्षेत्र होता है उसको कहते हैं कोरोना या किरीट। नेक्स्ट है, सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है?
तो सूर्य पूर्व में क्यों निकलता है पृथ्वी पर? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूरज जो है पूरब में निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर अगला है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। फिर नेक्स्ट है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो कोई ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जब न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है इसको क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। फिर है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो धब्बे वह स्थान हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो सूर्य में वह स्थान जो प्रकाश को नहीं उत्सर्जित करते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्लैक स्पॉट या काले धब्बे। फिर है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में 71%। बाकी क्या है? हीलियम है। फिर है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ यानी सूरज की सतह पर जो है तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर बुध ग्रह में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध जो है सूरज के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है 88 दिन में। तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा जैसे छोटा होता है, बड़ा होता है, तो उस तरह से चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं बुध ग्रह में भी। ठीक है, तो यहाँ पे बुध इसका राइट आंसर हो गया। फिर है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है परिक्रमण गति किसकी है? बुध ग्रह की, क्योंकि ये सूरज के सबसे करीब है तो इसलिए जो है इसकी गति जो है सबसे ज्यादा है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को, और इसको भोर का तारा, शाम का तारा भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह ये जो है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। फिर है, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा क्या होता है? तो जब कोई तारा जो है, जब किसी तारे में विस्फोट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा। तो ये जो है विस्फोट होने के बाद एक मृत प्राय तारा होता है, उसको क्या कहते हैं? सुपरनोवा कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था हेमंत सेन। अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपनी कक्षा में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है, या फिर 67,000 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर। अगला है, सूर्य से परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो सूर्य से परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी पर कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। फिर अगला है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। फिर है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात जो है क्या होते हैं? बराबर। फिर है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, और उस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। फिर अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर सीधी कब पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं, विषुव या इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, भू अक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो जो पृथ्वी की कक्षा है उस पर पृथ्वी का झुकाव कितना है? तो 23.5 डिग्री है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री हो गया। फिर है, सूर्य हमारे मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो सूर्य
हमारे मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ये जो है प्रतिपादित किया गया था कोपरनिकस के द्वारा। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो पृथ्वी की परिधि कितनी है 4,75,000 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका है, बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, तो पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था इरेटोस्थनीज ने। अगला है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। फिर है किसने सबसे पहले कहा था पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है ये सबसे पहले कहा था अरस्तु ने। फिर है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो वायुमंडल जो है पृथ्वी पर पाया जाता है और इसके अलावा मंगल ग्रह पर भी पाया जाता है। अगला है प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो मंगल ग्रह पर सबसे पहले उतरा था पाथफाइंडर, जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष यान है और ये 1997 में उतरा था। फिर है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। डिमोस ये मंगल ग्रह का उपग्रह है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक है फोवोस और एक है डिमोस, तो डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। नेक्स्ट है बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे से संकेत के सूचक हैं, तो बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे हैं ये किसके सूचक हैं, तो ये अशांत बादल के सूचक हैं। फिर है शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो एक धूमकेतु है शूमेकर लेवी 9, ये किस ग्रह से टकराया था, तो ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट है सूरज के चारों ओर परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, तो जो सबसे दूर है नेपच्यून या इसको कहते हैं वरुण, तो ये जो है कितना समय लेता है 164.8 साल लेता है। फिर नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और ये सबसे बड़ा है। यूरेनस की खोज किसने की थी, यूरेनस की खोज की थी हर्शल ने। यूरेनस यानी कि अरुण, तो इसकी खोज किसने की थी, हर्शल ने। लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह, तो अपनी कक्षा में सबसे अधिक झुकाव के कारण ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, तो ये कौन सा ग्रह है, अरुण या नेपच्यून। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है, तो हरे प्रकाश का उत्सर्जन कौन करता है, वरुण ग्रह। वरुण ये जो है इस पर मीथेन गैस है, तो उसी के कारण जो है ये हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है। फिर कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, तो अरुण और वरुण जो है ये सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। फिर है किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों में बराबर समय लगता है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण मतलब अपनी धुरी पर चक्कर लगाना और परिभ्रमण मतलब कि धरती के चारों ओर चक्कर लगाना या किसी भी पिंड के चारों ओर चक्कर लगाना, उसको परिभ्रमण कहते हैं। तो जो चंद्रमा है इसका परिक्रमण टाइम और परिभ्रमण टाइम दोनों बराबर हैं। फिर अगला है क्लेवियस क्या है, तो क्लेवियस क्या है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर जो है ज्वालामुखी से बनता है या फिर कोई उल्का पिंड आकर के टकरा जाता है तो गोल गड्ढा जैसा बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। तो चंद्रमा पर जो है क्रेटर है जिसका नाम है क्लेवियस। फिर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये है चंद्रमा पर। नेक्स्ट है आकाश का सबसे चमकदार तारा, तो सबसे चमकदार तारा है साइरस तारा, ये आकाश में सबसे चमकदार तारा है। फिर है हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, तो हैली धूमकेतु ये जो है हर 76 साल बाद दिखाई देता है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा 76 वर्ष। फिर एक क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट पाई जाती है, तो यहाँ पे मंगल और बृहस्पति इसका राइट आंसर हो गया। फिर सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हो जाता है सूर्य ग्रहण। फिर अगला है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की जो परिधि वाला हिस्सा है यानी उसको कोरोना या किरीट कहते हैं, तो वो दिखाई देता है। फिर है एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 7 ग्रहण हो सकते हैं। फिर सिजगी क्या है, तो सिजगी जब सूरज पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। फिर है ब्लू मून परिघटना कब होती है, तो ब्लू मून परिघटना जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होती है तो उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है,
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी जो है भूकंप विज्ञान से मिलती है। भूकंप से जो भूकंपीय तरंगे निकलती हैं तो उससे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे भूकंप विज्ञान हो जाएगा। फिर है सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया था सुएज के द्वारा। सियाल क्या है? तो सियाल जो है जो परत है इसमें ज़्यादा सिलिकॉन पाई जाती है और एल्युमिनियम, और सीमा वाली जो बीच वाली परत है इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम। निफे तो इसमें निकिल और आयरन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल और कोर के रूप में किसने किया था? तो भूपटल यानी क्रेस्ट, मेंटल और कोर, तो इन तीनों के रूप में विभाजित किया था ग्रांट ने। तो जो सबसे ऊपर की सतह है उसको क्रेस्ट या भूपटल कहते हैं, बीच में मेंटल है और केंद्र में कोर हो जाता है। तो इस तरह का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ग्रांट के द्वारा। फिर है व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो मेंटल जो बीच वाली परत है तो उसको क्या कहते हैं? व्हाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। फिर अगला है भूपटल की औसत मोटाई लगभग कितनी है? तो भूपटल यानी क्रेस्ट की औसत मोटाई है 33 किलोमीटर। फिर है पृथ्वी की मेंटल परत की गहराई कितनी है? तो मेंटल परत जो है इसकी गहराई 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। फिर नेक्स्ट है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो धरातल से जब हम भूगर्भ की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है, तो उसकी दर क्या है? तो हर 32 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थल मंडल में सम्मिलित है। तो स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित है? तो स्थल मंडल में ऊपरी भूपटल आ जाता है और निचला भूपटल और मेंटल का जो ठोस वाला भाग होता है वो सब क्या आता है? स्थल मंडल में आता है। फिर स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो स्थल मंडल की मोटाई जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर नापी गई है। नेक्स्ट है पृथ्वी के द्रव्यमान का कुल कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 68% हिस्सा जो है मेंटल में होता है। नेक्स्ट है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? तो भूगर्भ में तापमान वृद्धि किस कारण से होती है? तो दबाव, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और इसके अलावा रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन होता रहता है, तो इस कारण से भूगर्भ के अंदर तापमान वृद्धि होती है। फिर है भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का अवरोही क्रम क्या है? तो भूपर्पटी यानी कि क्रेस्ट जो सबसे ऊपरी सतह है तो उस पर जो तत्व पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। फिर है मोह असंबद्धता स्थित है। तो मोह असंबद्धता क्या है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली जो परत है उसको मोह असंबद्धता कहते हैं। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भागों पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो महाद्वीपों का विस्तार पृथ्वी के धरातल पर 29.2 है, लगभग 30% के आसपास, और बाकी 70% क्या है? महासागर हैं। फिर हम महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था? तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष दिया गया था? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया गया था 1960 में, और किसके द्वारा? तो हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो पेंजिया का विखंडन जो है प्रारंभ हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। इससे पहले जो महाद्वीप थे वो आपस में मिले हुए थे और उसके बाद जो है विखंडन शुरू हुआ कार्बोनिफेरस युग में। फिर है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान से कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो उससे जो है उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान से जो कोणीय दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कर्क रेखा क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो है अक्षांश रेखा जो है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है अक्षांश रेखा जो है उसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। नेक्स्ट है धरातल में 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? तो धरातल में 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। फिर है वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा इसको कहते हैं। तो ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है।
फिर है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर वो देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं सर्किल के रूप में वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, फिर अगला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे। फिर है विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। फिर है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। और देशांतरों की संख्या कितनी है? तो कुल देशांतरों की संख्या है 360। फिर है प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा यानी 0 डिग्री लाइन जो है ये किस स्थान से होकर गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, और ये जो है टाइम लाइन भी इसको कहते हैं। फिर अगला है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में समय का अंतर होता है 4 मिनट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन ये जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका क्या कारण है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगा तो ये बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को समान रखना। तो कुछ देश हैं जिनके अलग अलग भागों पे अलग अलग डेट हो सकती है अगर वो रेखा सीधी होगी, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा मोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर अगला है यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो जब 12 बजे होंगे तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 हो रहा होगा। नेक्स्ट है भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो भारत के सबसे पूर्व और पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। वैसे तो 82.5 डिग्री जो है स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का, लेकिन सबसे पूर्व में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में और सबसे पश्चिम में यानी गुजरात, तो इन दोनों के लोकल टाइम में अंतर जो है लगभग 2 घंटे का हो जाता है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी के 2 पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो 2 पदार्थ हैं ये जब जम जाते हैं तो उनसे बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्राथमिक चट्टान कहते हैं आग्नेय चट्टानों को। फिर है मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट जो है ये अधवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों में इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो भूगर्भ के अंदर विशाल आकार की गुंबदाकार और आग्नेय चट्टानों को बैथोलिट के नाम से जाना जाता है। फिर अगला जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में। फिर नेक्स्ट है धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है लगभग 75%। नेक्स्ट है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टानों में। फिर है पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है। फिर अगला है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टान है वो अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण कायांतरित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं कायांतरित चट्टान। फिर है बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तित होता है? तो जो बलुआ पत्थर है ये जो है क्वार्टजाइट चट्टान में कायांतरित हो जाता है।
फिर है चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, तो चूना पत्थर जो है ये किस में कायांतरित होता है, तो ये संगमरमर में बदल जाता है। फिर नेक्स्ट है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है, तो बेसाल्ट के रूपांतरण के बाद जो है एम्फीबोलाइट चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है, तो अवसादी चट्टानों का दूसरा नाम है स्तरित शैल, या इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। फिर है स्लेट और संगमरमर है, तो स्लेट और संगमरमर ये क्या है, कायांतरित चट्टान के प्रकार हैं। फिर है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये जो है भूकंपों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट है भूकंपों की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, रीड ने। नेक्स्ट है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो भूकंप जब आता है जहां से उठता है भूकंप, जहां से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र। फिर है अधिकेंद्र या एपीसेंटर, भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, तो अधिकेंद्र या एपीसेंटर किसको कहते हैं, तो भूकंप केंद्र जहां पे भूकंपीय तरंगे जहां से उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के अंदर, तो उसी के ऊपर धरातल पर यानी पृथ्वी की सतह पर जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र या एपीसेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है भूकंप में धरातलीय तरंगों को क्या कहते हैं, तो भूकंप में धरातलीय तरंगे जो है होती हैं उनको कहते हैं एल तरंगे। तो भूकंप में 3 तरह की तरंगे होती हैं, एक होती है प्राइमरी तरंगे जिसको पी तरंगे कहते हैं, एक होती है सेकेंडरी तरंगे जिनको एस तरंगे कहते हैं, और एक होती है एल तरंगे। तो जो धरातलीय तरंगे होती हैं उनको एल तरंगे कहते हैं। फिर है कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं, तो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे जो कि एस तरंगों का एक प्रकार होती हैं, तो ये जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। फिर है भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल पर। अगला है अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं, तो सागर के अंदर जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उससे उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं, सुनामी। फिर है विश्व का सर्वाधिक भूकंप निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं, तो सर्वाधिक भूकंप आते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ये जो प्रशांत महासागर है तो इसके चारों तरफ जो धरातल वाला हिस्सा है तो उसको कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। फिर नेक्स्ट है तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है, तो तरल पदार्थों से ना गुजर सकने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है, एस तरंगे। एस तरंगे जो होती हैं ये केवल ठोस पदार्थों से गुजर पाती हैं, तरल पदार्थों से नहीं गुजर पाती। फिर अगला है समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समभूकंप रेखा। अगला है किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाती हैं, तो वह स्थान जहां पे एक साथ भूकंप अनुभव किया जाता है तो उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, सहभूकंप रेखा कहते हैं। फिर है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहते हैं, तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं ज्वालामुखियों को। फिर अगला है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है, तो ज्वालामुखी जो है 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसमें जो है अक्सर उद्गार हुआ करता है, ये अक्सर जो है इनमें विस्फोट हुआ करता है। और दूसरे ज्वालामुखी होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से शांत हैं लेकिन भविष्य में इसमें विस्फोट हो सकता है, उनको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और वह ज्वालामुखी जो काफ़ी लंबे समय से शांत हैं और भविष्य में उनमें विस्फोट होने की कोई संभावना भी नहीं है तो उनको क्या कहते हैं, उनको शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक शांत रहने के बाद विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो लंबे समय से शांत हैं और शांत होने के बाद कभी कभी फट जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। फिर नेक्स्ट है ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कौन सी मुख्य गैसें होती हैं, तो ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये मुख्य गैसें होती हैं। फिर है ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा
एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उद्गार के बाद लावा और जो धरातल की चट्टानें हैं इनके टुकड़े जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं पायरोक्लास्ट। फिर है क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो क्रेटर और काल्डेरा स्थलाकृतियाँ ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से संबंधित हैं। फिर है वो कौन सा ज्वालामुखी है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यहाँ पे वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर है अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो अग्निवलय कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। तो प्रशांत परिमेखला जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, उनको अग्निवलय या सर्किल ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। फिर अगला है विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। फिर नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो कोटोपैक्सी जो कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये कहाँ पे है? ये इक्वाडोर में है। फिर है सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली कहाँ पर स्थित है? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? ये लिपारी द्वीप में है। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो ये जो है तंजानिया में स्थित है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो फ्यूजियामा ये जापान का ज्वालामुखी पर्वत है। फिर है किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो सिजली का स्ट्राम्बोली ये ज्वालामुखी है जिसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस। फिर नेक्स्ट है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो एयरबस ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में। फिर है माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ पे है? सिजली महाद्वीप पर। फिर है विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? इटली में। फिर है सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ ये कहाँ पे है? तो मौना लोआ ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर। फिर है क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो क्राकाटाओ है स्प्रेटली द्वीप समूह पर। अगला है एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो एलमिस्टी ज्वालामुखी कहाँ पे है? पेरू में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी। अगला है माउंट एयरबेस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? तो एयरबेस मैंने आपको बताया था अभी अंटार्कटिका में है। फिर 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो 10,000 धुआरों की घाटी है अलास्का में। फिर है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सैल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी की सतह के नीचे जो लिक्विड के फॉर्म में चट्टान है उनको क्या कहते हैं? मैग्मा। और जब ज्वालामुखी फटता है और मैग्मा बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। फिर अगला है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। किलायु ये कहाँ पे है? हवाई द्वीप पर है। फिर है पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता सिद्धांत ये जो है इसका प्रतिपादन किया था जॉली ने। अगला है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पर्वत निर्माण से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत ये प्रतिपादित किया था कोबर ने। अगला है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय ये सब किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये हैं वलित पर्वत यानी कि फोल्डेड माउंटेन हैं। फिर अगला है दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी आल्पस पर्वत कहाँ पे है? यह है न्यूजीलैंड में। फिर एक कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत जो है ये महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। अगला है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। फिर है पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटा गाला किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो पॉइंट पेड्रो या पिड्रूटा गाला ये जो है श्रीलंका के पर्वत शिखर हैं जो कि श्रीलंका के सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं। फिर है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुआ। अगला है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ पर अवस्थित है? तो माउंट किलिमंजारो ये है तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। फिर है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है?
तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है पेरिनीज पर्वत। फिर है जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो पठार पर्वतमालाओं से चारों ओर से घिरे होते हैं उनको कहते हैं अंतरा पर्वतीय पठार। फिर अगला है पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहते हैं? तो पर्वतों के पदों अर्थात किसी पर्वत के सहारे जो पठार स्थित होते हैं उनको कहते हैं पर्वत पदीय पठार। फिर है मेसेटा का पठार किस देश में है? तो मेसेटा का पठार है स्पेन और पुर्तगाल में। फिर है टेलीग्राफिक पठार कहाँ पर स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। फिर नेक्स्ट है पोटवार पठार किस देश में है? तो पोटवार पठार कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अगला है लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? तो लोयस पठार है चीन में। किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो विश्व का छत कहते हैं पामीर के पठार को। फिर तिब्बत का पठार कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत का पठार है हिमालय पर्वत और क्यूनलून के बीच में। फिर है तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो अनातोलिया का पठार है पोंटिक और टॉरस पर्वत श्रेणियों के बीच। फिर है बोलीविया के पठार पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलीविया के पठार पर सबसे ज्यादा उत्खनन किया जाता है टिन का। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना कहते हैं मैदानों को, क्योंकि 90% पॉपुलेशन जो है मैदानों में निवास करती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सभ्यता का पालना। अगला है उत्तरी पश्चिमी चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो लोयस मैदान बना है रेत एवं धूल कणों के जमाव से। अगला है पवन अपरदित मैदान यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो पवन अपरदित मैदान में यहाँ वहाँ पाए जाने वाले जो प्रतिरोधी चट्टानों के टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? इंसेल बर्ग कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहते हैं? तो कास्ट मैदानों में जो अवशिष्ट टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? ह्यूमस। फिर है नदी अपरक्षित मैदानों में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहते हैं? तो नदी अपरक्षित मैदान में इधर उधर पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहते हैं? मोरेड नॉक। फिर है संप्राय मैदान यानी कि पेनी प्लेन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संप्राय मैदान का निर्माण होता है नदियों द्वारा। फिर है पेडी प्लेन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पेडी प्लेन मैदानों का निर्माण होता है पवनों द्वारा। फिर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है राइन नदी के किनारे। राइन नदी कहाँ पे है? जर्मनी। अगला है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो पर्वतों के बीच से जो मार्ग गुजरते हैं जो कि प्राकृतिक होते हैं उनको क्या कहते हैं? दर्रा या पासेस। फिर है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन। ऑर्गन जो है अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है। और वैसे जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। तो वायुमंडल जो है किसके द्वारा गर्म होता है? तो पृथ्वी से विकिरण द्वारा। तो जो सूर्य किरणें आती हैं ये पृथ्वी से टकरा करके फिर विकिरण के रूप में वायुमंडल को गर्म करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी से विकिरण द्वारा हो जाएगा। फिर अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली मुख्य गैसों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन लगभग 26%, बाकी जो है इसके अलावा गैसें पाई जाती हैं। फिर है भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भूपृष्ठ से जो अवरक्त किरणें परावर्तित होती हैं तो उनसे जो वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला है वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? तो वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला है क्षोभ मंडल जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मध्य मंडल जिसको मेसोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल आयनोस्फियर और बाह्य मंडल एक्सोस्फियर। तो ये जो है 5 मंडल हैं। फिर है वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इन मंडलों में जो विभाजित किया गया है किस आधार पर किया गया है? तो तापमान के आधार पर किया गया है। फिर है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है?
14 किलोमीटर। फिर है किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। अगला है किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है ग्रीष्म ऋतु में। फिर है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं तो 18 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई है। फिर अगला है क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य कमी 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक कितने मीटर पर है? तो क्षोभ मंडल जो है इसमें जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। तो ये जो है किस दर से कम होता है? तो हर 166 मीटर बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक 166 मीटर पर कम होता है। फिर नेक्स्ट है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्यों? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो स्थित क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। फिर अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है क्षोभ मंडल में। अगला है विविध जलवायु एवं मौसम संबंधी महत्वपूर्ण घटनाएं कहाँ पे होती हैं? तो जितनी भी जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। फिर है वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल जो है इसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तापमान में नहीं होता है, नाम से ही पता चल रहा है समताप मंडल। फिर है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। फिर एक कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। फिर है वातावरण की वो परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी है? तो जो आयन मंडल है ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयन मंडल इसका आंसर हो जाएगा। फिर है संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में उपस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो है ये आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। फिर अगला है रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? तो जो लघु तरंगे होती हैं रेडियो की ये एफ परत से टकरा करके पृथ्वी पर वापस आती हैं। फिर अगला है वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में जो है जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग रहता है। फिर है हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो है प्रायः किसमें उड़ते हैं? समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। फिर है वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर ज़्यादा कब होता है? तो वायु जब ठंडी और शुष्क होती है तब जो है वायुदाब ज़्यादा होता है। फिर है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होती है? तो यहाँ पे कमी छूट गया है। तो वायुदाब में जब अचानक कमी आती है तो ये जो है तूफानी मौसम का सूचक होती है। फिर है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। अगला है ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो दाब कटिबंध यानी कि प्रेशर बेल्ट, तो ग्लोब पर कितने प्रेशर बेल्ट हैं? तो 7 प्रेशर बेल्ट हैं। फिर अगला है विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों ओर मिलता है। फिर डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? तो डोल ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? यहाँ पे निम्न दाब और शांत पवन होती है। ठीक है, डोल ड्रम यही 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाला जो क्षेत्र होता है ये डोल ड्रम क्षेत्र भी इसको कहते हैं। फिर है विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पेटी में स्थित हैं? तो विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल जो है ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में स्थित है। अगला है ओजोन परत पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ओजोन परत जो है ये लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। अगला है जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो जेट धाराएं ये पाई जाती हैं क्षोभ सीमा में। जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं। तो यहाँ पे जो है जेट धाराएं पाई जाती हैं। फिर अगला है व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? तो व्यापारिक हवाएं जो है अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं।
तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो कौन सी होती हैं? व्यापारिक पवनें। फिर दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास वाली जो तेज हवाएं होती हैं वो दहाड़ता चालीसा कहलाती हैं। फिर है भयंकर पचासा पवनें कहाँ चलती हैं? तो भयंकर पचासा 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलती हैं। फिर चीकता साठा, तो ये भी जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट चलती हैं। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों का चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है चिनूक हवाएं जो चलती हैं ये रॉकीज पर्वत की ढाल पर चलती हैं, तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये जो है गर्मी का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो अमेरिका के मध्य मैदानों में गर्मी का तापमान क्या होता है? कम हो जाता है। फिर है आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? फॉन। अगला है अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे के ओर से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं उरुग्वे की तरफ से और ये ठंडी हवाएं होती हैं, इनको क्या कहते हैं? पैम्पीरा। अगला है न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? तो न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से जो गर्म शुष्क धूल भरी हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर। फिर है यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोरान। अगला है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहते हैं? तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर उतरने वाली संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की तरफ चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? चिनूक। फिर है कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त वर्षा लाती है? तो सिरोको जो है ये पवन है जो कि इटली में क्या लाती है? रक्त वर्षा। अगला है कौन सी स्थानीय पवन हिमबच्छी के नाम से जानी जाती है? तो चिनूक जो है चिनूक हवा ये हिमबच्छी के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये तापमान को बढ़ा देती है और जिसके कारण क्या होता है? बर्फ पिघलने लगती है। फिर है किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो डॉक्टर वायु किसको कहते हैं? डॉक्टर विंड कहते हैं हरमट्टन पवन को। अगला है कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो अफ्रीका के गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है हरमट्टन पवनें। फिर नेक्स्ट है कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? तो सांता आना पवनें जो है ये कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगला है कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से यूगोस्लाविया के एडियाटिक तट की ओर बहती हैं? तो यूगोस्लाविया के एडियाटिक तट की ओर कौन सी पवनें बहती हैं? तो बोरा पवनें। फिर है पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। तो पछुआ पवनें ये भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच में बहती हैं। फिर अगला है समुद्री समीर बहती है। तो समुद्री समीर जो है किस समय बहती है? तो ये दिन के समय बहती हैं। फिर है चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो चक्रवात जो होता है साइक्लोन, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है यानी कि क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का शांत क्षेत्र कहलाता है चक्षु। फिर है चक्रवात की आंख एक विशेषता है। तो चक्रवात की आंख उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। फिर है फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा होती है चक्रवातीय गतिविधि के कारण। फिर है टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है टी स्केल पर। अगला है फिलीपींस, जापान और चीन सागर में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान क्या कहलाते हैं? तो फिलीपींस, जापान और चीन सागर में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उनको टाइफून कहते हैं। अगला है हरिकेन कहाँ चलते हैं? तो हरिकेन तूफान ये जो है हरिकेन चक्रवात ये मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। अगला है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली नाम से जानते हैं। फिर टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। तो टॉर्नेडो चक्रवात ये उत्तरी अमेरिका में जो है चक्रवातों को क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। अगला है चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित
ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जे बर्कनीज ने। अगला है उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? तो उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उनको कहते हैं प्रति चक्रवात या एंटी साइक्लोन। फिर है प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो प्रति चक्रवात उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में ज्यादा उत्पन्न होते हैं। फिर है प्रति चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो प्रति चक्रवात की बात करते हैं तो इसमें जो है वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। चक्रवात में इसका उल्टा होता है। फिर है चक्रवात कब होता है? तो चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब चक्रवात होता है। फिर है ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो घने धूसरी यानी ग्रे कलर के जो घने बादल होते हैं उनको क्या कहते हैं? वर्षा स्तरीय मेघ कहते हैं। फिर है नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति का मापन करते हैं। फिर है कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं पक्षाभ मेघ। फिर है तड़ित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो तड़ित झंझा और मूसलाधार वर्षा ये जो है कपासी वर्षा मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला है रेगिस्तानों में बादल किस कारण से नहीं बरसते हैं? तो रेगिस्तानों में बादल जो है निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। फिर है भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः चक्रवाती वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट है संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? तो संसार की अधिकांश वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा के रूप में। अगला है वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के पवना विमुख ढाल को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश। जो पवनें चलती हैं पर्वत से टकराती हैं तो जिस तरफ टकराती हैं उनको पवन सम्मुख ढाल कहते हैं और फिर पवनें जो है पर्वतों को पार करके जिस तरफ से उतरती हैं उनको पवना विमुख ढाल कहते हैं। ठीक है, तो पवना विमुख ढाल को ही क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। फिर समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट के नाम से जानते हैं। अगला है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा जो होती है ये बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। फिर है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पे है? तो ये है मासिनराम। मासिनराम जो है ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल ये जो है विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। अगला है बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से जब बरसात होती है तो उसको क्या कहते हैं? बादल फटना कहते हैं। अगला है विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो पूरे विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत है 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर ये जो है खारे पानी की झील है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील है बैकाल झील। फिर है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वॉन झील। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर जो है सर्वाधिक नीची झील है। फिर है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील ये जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला है कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो अरल सागर के किनारे है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अगला है अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो मिशिगन झील जो है ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर अगला है विक्टोरिया झील कहाँ पे है? तो विक्टोरिया झील है पूर्वी अफ्रीका में। अगला है कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। फिर अगला है कैस्पियन सागर कहाँ पे है? तो कैस्पियन सागर स्थित है रूस और ईरान के बीच में। नेक्स्ट है किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को।
फिर है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है? तो वॉन झील कहाँ पे है? यह है तुर्की में। कौन सा सागर भूबद्ध है? तो कौन सा सागर भूबद्ध यानी कि लैंड लॉक है? तो अरल सागर जो है ये भूबद्ध सागर है। फिर पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया ये बैकाल झील को कहते हैं, जो कि सबसे गहरी झील है। फिर टानले सेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो टानले सेप ये है कंबोडिया में। फिर पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। अगला है प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो अंगुलियोनुमा झील है संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर एक कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो हनीमून लेक जो है टिटिकाका झील को कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। फिर एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? तो एंजल जलप्रपात कहाँ पे है? वेनेजुएला में है। और ये किस नदी पर है? तो कैरोनी नदी पर। फिर है बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है? तो बोयोमा जलप्रपात है जैरे नदी पर। अगला है स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्टेनली जलप्रपात कहाँ पे है? यह है कांगो नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए में और सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है जैम्बेजी नदी पर। फिर नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात है इरी और ओंटेरियो झीलों के मध्य। फिर नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए और कनाडा की सीमा पर। अगला है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर है कोलोन पत्तन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो पनामा नहर के दक्षिणी पत्तन पर है पनामा पत्तन। अगला है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पोर्ट सईद पत्तन ये जो है स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित है। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो स्वेज पत्तन। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरेन से। नेक्स्ट है कील नहर जोड़ती है, तो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। अगला है क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो क्रा नहर कहाँ पे है? थाईलैंड में। फिर संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। संसार का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे नंबर पे सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है यूरोप को। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। फिर है किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं किसको? ऑस्ट्रेलिया को। फिर है किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। फिर है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट्स किसे कहा जाता है? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं अफ्रीका को। फिर एक कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर अमेरिका को जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। फिर है किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव घर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव आबादी निवास करती है। फिर है किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ पे कई देशों के रिसर्च सेंटर हैं, तो इसलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर है किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जो है एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो एस अक्षर की तरह है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला है किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका विस्तार
उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में है। फिर कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो कौन सा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में। अगला है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट विल्सन मैसिव। फिर है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ऑस्ट्रेलिया का है माउंट कोसियुस्को। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आयर झील। अगला है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। फिर यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लाडोगा झील। फिर है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मर्रे डार्लिंग। फिर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजोन जो है ये सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। फिर नेक्स्ट है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। फिर सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा देश हैं महाद्वीप कौन से? अफ्रीका महाद्वीप पर। फिर कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप। फिर नेक्स्ट है किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। फिर अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलहास। फिर है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो मैदानों का सबसे ज़्यादा विस्तार है यूरोप महाद्वीप में। फिर है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? पठारी महाद्वीप। फिर है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो कि इंडिया का रिसर्च सेंटर है और ये अंटार्कटिका में स्थित है। फिर है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। फिर है कौन सा महाद्वीप द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े देशों का अवरोही क्रम है। तो सबसे बड़ा देश है रूस, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन। ये 4 देश हो गए सबसे बड़े। और उसके बाद भी जो है मैंने लिख दिया है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वें नंबर पे है, अर्जेंटीना। फिर अगला है द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर के बना है? तो इंडोनेशिया जो देश है ये सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर के बना है। नेक्स्ट है कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वो है। तो कालीमंथन ये जो है किस द्वीप का अंग है? तो ये बोर्नियो का अंग है। अगला है हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। सेशेल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप है हिंद महासागर में। फिर किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अग्नि द्वीप के नाम से आइसलैंड को जानते हैं। फिर किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। फिर किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो सैंडविच द्वीप किसको कहते थे? हवाई द्वीप को। फिर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो जकार्ता जो है ये जावा द्वीप पर है। फिर है जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी टोक्यो ये है होन्शु द्वीप पर। फिर लिखा है
जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान द्वीप। फिर है भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। फिर है लुजोन द्वीप किससे संबंधित है? तो लुजोन द्वीप ये फिलीपींस से संबंधित है। फिर है मिंडनाओ द्वीप कहाँ पे है? तो मिंडनाओ द्वीप है फिलीपींस में। अगला है कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है जावा द्वीप। फिर एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। फिर भारत एवं श्रीलंका के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है कच्चा तीवू द्वीप है जिसको लेकर के विवाद है। फिर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर के है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद किस द्वीप को लेकर के है? तो न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। फिर कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो बहरीन ये जो है एक गल्फ कंट्री है जो कि एक द्वीप के रूप में स्थित है। फिर सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देशों के बीच में है? तो सेंकाकू द्वीप का जो स्वामित्व का विवाद है चीन और जापान के बीच में है। अगला है जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट हैं? तो जंजीबार और पेम्बा द्वीप ये तंजानिया के तट के निकट हैं। फिर है नॉर्वे के तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वे के पास जो है छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति है, इसको स्केरी गार्ड के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है साबाह एवं सारावाक किस देश के भाग हैं? तो साबाह एवं सारावाक ये जो है मलेशिया के भाग हैं। अगला है सामरिक महत्व का द्वीप डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया ये जो है हिंद महासागर में द्वीप है। फिर नेक्स्ट है एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो संकरी गहरी तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को कैनियन के नाम से जानते हैं। फिर है संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो संप्राय मैदान का निर्माण होता है नदी की जीर्ण अवस्था में। फिर नेक्स्ट है नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस रूप में जाना जाता है? तो नदियों के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांध हैं किनारों पर इनको लेवीज के नाम से जानते हैं। फिर है नदी के उस मुहाने पर जहाँ से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है? तो नदी के उस मुहाने पर जहाँ पे समुद्र में नदी गिरती है और त्रिकोण रूप में जलोढ़ मिट्टी का भंडार इकट्ठा कर देती है तो उसको क्या कहते हैं? डेल्टा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो वी आकार की घाटी बनती है नदी से। फिर है छाड़न झील क्या है? तो छाड़न झील परित्यक्त नदी मोड़ के द्वारा जो है छाड़न झील का निर्माण होता है। फिर है नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति को कहते हैं गॉर्ज। फिर है बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। फिर है लोयस जमाव के अति बृहद क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो लोयस जमाव के क्षेत्र जहाँ पे मिलते हैं वो है उत्तरी चीन। फिर है मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से निर्मित स्थल रूप को क्या कहते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र से पवनों द्वारा उड़ाई गई रेत की मात्रा से जो निर्मित स्थल होते हैं उनको लोयस के नाम से जानते हैं। फिर चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो चंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? बरखान। अगला है अपर्दन के किस कारक द्वारा जीवजैन का निर्माण होता है? तो जीवजैन का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा। फिर है गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो गारा स्थलाकृति मिलती है मरुस्थलों में। फिर है सीव का निर्माण किससे होता है? तो सीव का निर्माण होता है पवनों से। नेक्स्ट है रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरे बेसिन जहाँ पे चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं उसको जो है बाल्सन के नाम से जानते हैं। फिर है ड्रमलिन क्या है? तो ड्रमलिन क्या है? अंडाकार पर्वत को क्या कहते हैं? ड्रमलिन। अगला है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी पाई जाती है हिमानी क्षेत्रों में। फिर है मोरेन कहाँ बनते हैं? तो मोरेन जो है बनते हैं हिमानी क्षेत्र में। फिर है हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग
तो हिमखंड जो है ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका कुछ भाग समुद्र तल से बाहर होता है, उसको क्या कहते हैं? हिमखंड कहते हैं। फिर है लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो लटकती घाटियां पाई जाती हैं हिमानी क्षेत्र में। अगला है एरीड क्या है? तो हिमानी प्रदेश में कंघी नुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवार को क्या कहते हैं? एरीड कहते हैं। अगला है हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ों का रूप धारण कर लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो गोलाकार पहाड़ों का रूप धारण कर लेते हैं तो उनको ड्रमलिन के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो टोम्बलो स्थलाकृति का निर्माण होता है सागरीय तरंगों द्वारा। फिर है स्टेक स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो स्टेक स्थलाकृति का निर्माण भी सागरीय तरंगों द्वारा होता है। फिर है फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है? तो फियोर्ड का निर्माण भी समुद्री तरंगों से होता है। फिर नेक्स्ट है कास्ट प्रदेश किस देश में स्थित है? तो कास्ट प्रदेश जो है यूगोस्लाविया में स्थित है। फिर है अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? तो अंधी घाटियां पाई जाती हैं कास्ट प्रदेश में। फिर है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट के एक दूसरे से मिल जाने से बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट ये जब एक दूसरे से मिल जाती हैं और इस तरह से बनने वाली स्थलाकृति को क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। फिर अगला है गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो गेसिर जो है आइसलैंड द्वीप का महान गीजर है। फिर येलो स्टोन पार्क कहाँ पे है? तो येलो स्टोन पार्क है यूएसए में। नेक्स्ट है हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं मरुटिब्बा या ड्यून। फिर अगला है ज्वालामुखीय गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनती है काल्डेरा झील। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका में डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? तो डेथ वैली जो है कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। फिर है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। अगला है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। फिर है गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? मंगोलिया में। फिर है नूबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो नूबियन मरुस्थल है सूडान में। अगला है अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में है? तो अल गेजीरा रेगिस्तान ये है सूडान में। फिर है सोनोरान मरुस्थल किस देश में है? तो ये है मैक्सिको में। फिर अगला है पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में है? तो पेटागोनिया मरुभूमि कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। फिर है सेचुरा मरुभूमि किस देश में है? तो सेचुरा मरुस्थल कहाँ पे है? पेरू में। फिर अगला है तकला मकान मरुभूमि किस देश में है? तो तकला मकान मरुस्थल ये है चीन में। फिर है कालाहारी मरुभूमि किस देश में है? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? ये है बोत्सवाना में। फिर है रूब अल खाली मरुभूमि किस देश में है? तो रूब अल खाली मरुस्थल ये कहाँ पे है? ये सऊदी अरब में है। फिर है दस्त ए कबीर मरुभूमि किस देश में है? तो ये है ईरान में। फिर है काइजिल कुम मरुभूमि कहाँ है? तो काइजिल कुम मरुस्थल है दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में। फिर है विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। फिर है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? तो अटाकामा है चिली में। अगला है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है तकला मकान। फिर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है। फिर है किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो मेरियाना ट्रेंच या गर्त ये जो है कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। अगला है क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम है। तो सबसे बड़ा महासागर हो जाता है क्षेत्रफल के अनुसार प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में क्या है? तो महासागरों की सर्वाधिक गहराई है 11,033 मीटर। फिर अगला है महासागरों की औसत गहराई क्या है? तो महासागरों की औसत गहराई है 3800 मीटर। फिर विश्व का सबसे चौड़ा
प्रायद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? यहाँ पे किस होगा, तो किस महासागर में स्थित है विश्व का सबसे चौड़ा प्रायद्वीपीय मग्न तट? तो आर्कटिक महासागर में विश्व का सबसे चौड़ा प्रायद्वीपीय मग्न तट है। फिर है उत्तर अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो उत्तर अमेरिका के पश्चिम में है प्रशांत महासागर। फिर अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो भूमध्य सागर को जो है टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। फिर सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे कम गहरा महासागर है आर्कटिक महासागर। फिर है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर के गुजरता है? तो ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरता है। फिर है बरमूडा ट्रायंगल की किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा ट्रायंगल ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर है सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सार्गेसो सागर जो है ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर अगला क्वेश्चन है, तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो तस्मान सागर ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। फिर है काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर ये है रूस के दक्षिण में। फिर है तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? तो तुर्की के उत्तर में है काला सागर। फिर है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है, तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर है। तो जो तुर्की देश है ये यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है, एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। तो जो यूरोपियन तुर्की है और एशियन तुर्की है ये जो है इसको अलग करने वाला सागर कौन सा है? तो इसको अलग करने वाला सागर है मारमारा सागर। अगला है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? तो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा है हडसन की खाड़ी की। अगला है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लवणीय सागर है मृत सागर। और सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी है? तो वॉन झील। अगला है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के मध्य में मृत सागर है। फिर है, सेलीबीज सागर कहाँ पे है? तो सेलीबीज सागर है आर्कटिक महासागर में। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया के पास में है और प्रशांत महासागर में है। फिर है, सुंडा ट्रेंच कहाँ पर है? तो सुंडा ट्रेंच जो है ये है हिंद महासागर में। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर में बेरिंग जलसंधि स्थित है। फिर नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़ी जलसंधि कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि। फिर है, एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो एशिया और उत्तर अमेरिका जो है बेरिंग जलसंधि के द्वारा पृथक होते हैं। अगला है, हार्मुज जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? तो हार्मुज जलसंधि ईरान और यूएई को अलग करती है। फिर हार्मुज जलसंधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को जोड़ती है? तो हार्मुज जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। अगला है, कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है बॉस जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलसंधि किन दो देशों को अलग करती है? तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। फिर है, पाक स्टेट किन के बीच में स्थित है? तो पाक स्टेट जो है बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में है। फिर है, बेरिंग जलसंधि अलग करता है। तो बेरिंग जलसंधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो मलक्का जलसंधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। फिर है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि है जिब्राल्टर जलसंधि। फिर नेक्स्ट है, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। फिर है, जल डमरू मध्य क्या होता है? तो जल डमरू मध्य क्या होता है? दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य। फिर है, मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में स्थित है। तो मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में मोजाम्बिक चैनल स्थित है। फिर है, कौन सी जलसंधि
यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट है डोवर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। फिर है बॉब अलमंडप जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो बॉब अलमंडप ये जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। फिर नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि ये स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लिश चैनल कहाँ पे है? ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। फिर है कौन सी जलराशि अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बॉब अलमंडेप जल संधि जोड़ती है। फिर है विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। फिर अगला है कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल नाम से प्रसिद्ध है? तो यूरोप का गर्म कंबल नाम से प्रसिद्ध है गल्फ स्ट्रीम। फिर है किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? तो क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं अल नीनो जलधारा को। फिर है वो कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? तो क्यूरोसियो जलधारा को क्या कहते हैं? काली धारा के नाम से जानते हैं। फिर है किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? तो पेरू की धारा को क्या कहते हैं? हम्बोल्ट की जलधारा। फिर है समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो जो गर्म जलधाराएं हैं ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। फिर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा की उत्पत्ति होती है हडसन की खाड़ी से। फिर है एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो एल नीनो जलधारा प्रकट होती है पेरू के तट पर। फिर नेक्स्ट है चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा को कहते हैं हम्बोल्ट धारा। फिर नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका क्या कारण है? तो न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग ये कोहरे से घिरा रहता है क्योंकि इसके पास में गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म जलधारा है और लेब्राडोर जो कि ठंडी जलधारा है, इनका मिलन होता है। तो इस कारण से जो है न्यू फाउंडलैंड के पास जो समुद्री भाग है वो कोहरे से घिरा रहता है। फिर अगला है किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो मेडागास्कर द्वीप के द्वारा जो है अगुलहास जलधारा को दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। फिर किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? तो हम्बोल्ट धारा का संबंध किससे है? एल नीनो से। फिर है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर जो है बेंगुल्ला जलधारा बहती है। फिर अगला है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा है अटलांटिक महासागर की जलधारा। अगला क्वेश्चन है क्यूरेसियो, अलास्का, एल नीनो, सुसीमा, ब्राज़ील, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और अगुलहास ये किस प्रकार की धाराएं हैं? तो यहाँ पे मैंने जो मुख्य गर्म जलधाराएं हैं उनको मैंने लिख दिया है। तो ये सभी जो है क्या है? गर्म महासागरीय जलधाराएं। फिर अगला है लेब्राडोर, बेंगुला, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिका, फॉकलैंड, कनारी और ओएसयू ये सब किस प्रकार की जलधाराएं हैं? तो ये सब क्या है? ठंडी महासागरीय जलधाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है? तो सागर के जल में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। फिर है सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता में गहराई में वृद्धि के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो महासागरीय जल है इसमें हम जितना गहराई में जाते हैं लवणता बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? लवणता बढ़ती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है मृत सागर में। फिर मृत सागर में उच्च लवणता का क्या कारण है? तो मृत सागर में वाष्पीकरण का दर जो है बहुत ज़्यादा है। तो वाष्पीकरण का उच्चतम दर जो है उच्च लवणता का कारण है। फिर है काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का क्या कारण है? तो काला सागर में जो है लवणता की मात्रा कम है क्योंकि नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है यहाँ पे। फिर है किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो महासागर की बात करते हैं, किस महासागर में लवणता सबसे ज़्यादा है? तो अटलांटिक महासागर। फिर है ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु में घट जाती है। फिर है समुद्री जल में उपस्थित लवणों की मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है। तो समुद्री जल में जो लवण पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, फिर दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर मैग्नीशियम सल्फेट, और फिर कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो मुख्य लवण हैं तो ये जो है इनका सही अवरोही क्रम हो जाएगा। फिर है प्रवाल भित्ति क्या होती है। तो प्रवाल भित्ति ये समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होती है, इनको क्या कहते हैं, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। फिर है प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होती है। तो प्रवाल के बनने के लिए जो है उपयुक्त दशा क्या होती है, उथला सागर होना चाहिए, अवसाद युक्त जल होना चाहिए, और सामान्य तापक्रम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। तो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए जो है उष्णकटिबंधीय महासागर जो है उपयुक्त होते हैं। फिर है, कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है। तो प्रवाल जीवों के विकास के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो है 65 से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है, प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है प्रवाल भित्तियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती हैं क्या कहलाती हैं। तो समुद्री तट से कुछ दूर हट करके जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनको अवरोधक प्रवाल भित्ति या बैरियर रीफ कहते हैं। फिर अगला है, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लेगून को क्या कहते हैं। तो तटीय प्रवाल भित्ति और स्थल खंड के बीच में विकसित होने वाले लेगून को क्या कहते हैं, बोथ चैनल कहते हैं। फिर है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित है, इसका प्रतिपादन किया गया था डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था डेली के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो ये जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति है, यानी कि बैरियर रीफ है। ठीक है, तो यहाँ पे अवरोधक प्रवाल भित्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की समुद्री प्रतिरूप होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, कोरल रीफ प्रायः कहाँ पाई जाती है। तो कोरल रीफ जो है ये ज़्यादातर पाई जाती है महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।